नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अरवी क्लासेस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे और आज अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो अपन राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान का अफवाह तंत्र पढ़ रहे थे। राजस्थान के अफवाह तंत्र में अपन ने चंबल और चंबल की सहायक नदियाँ वो कंप्लीट कर ली थी और इससे पिछली वाली क्लास में देखी थी अपन ने बनास और बनास की सहायक नदियाँ। एक बार अपन उसका रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो अपन आज बंगाल की खाड़ी का जो अफवाह तंत्र है उससे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अपन ने जो देखा था बनास की नदी, तो सबसे पहले देखा था कि बनास नदी जो है इसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, तो खमनोर की पहाड़ियों से। और ये कहाँ जाके मिलती है, तो रामेश्वरम में। इसके बाद में अपन ने देखा था कि राजस्थान में दो, मेवाड़ का मैदान और उसके बाद इसका दो भागों में जो मालपुरा करौली का मैदान। मेवाड़ के मैदान में राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा और शाहपुरा। और मालपुरा करौली के मैदान में केकड़ी, टोंक और सवाई माधोपुर। इस प्रकार अपन ने जो बनास नदी का अफवाह तंत्र था उस पर विस्तार से, इसकी जो लंबाई थी वो थी 512 किलोमीटर। इसके बाद अपन ने जो इसकी सहायक नदियाँ थी उसमें देखा था बेड़च और मैनाल। बेड़च इसको अपन किस नाम से जानते हैं, आयड के नाम से भी जाना जाता है। ये दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। उसके बाद अपन ने इसकी जो सहायक नदियाँ थी देखी थी कोठारी, खारी, डाई, बांडी, मानसी। उसके बाद में अपन ने देखी थी मोरेल और कालीसिल। और इनकी जो सहायक नदियाँ थी मोरेल की में अपन ने देखी थी ढूंढ, और ढूंढ में कौन सी नदी आके मिल रही थी, दरवेवती। उसके बाद में अपन ने देखी थी आयड। आयड की जो सहायक नदी थी वो थी गंभीरी। और इस जो है सबसे लंबी इसकी सहायक नदी थी खारी की। खारी जो है बनास की सबसे लंबी सहायक नदी थी। उसके बाद में अपन ने बात की थी कि ये जो तीन त्रिवेणी संगम बनाती है, एक तो बनाती है बिगोद भीलवाड़ा, दूसरा राजमहल टोंक, और तीसरा जो त्रिवेणी संगम बनाती है ये बनाती है अपने रामेश्वरम। इस प्रकार राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी है। उसके बाद इसके उपनाम देखे थे तो वर्णाशा, वशिष्ठी और वन की आशा। फिर अपन इस पर बांध देखा था तो बीशलपुर सबसे बड़ा बांध है पेयजल परियोजना, टोंक में ईशरदा। और एक और बांध देखा था अपन ने बागेरी का नाका, बागेरी का नाका जो राजसमंद में है। उसके बाद में इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ थी उनकी बात की थी अपन ने। तो ये जो बेड़च नदी है इस पर मैंने शायद आयड नदी थी जो कहाँ से निकलती है, गोगुंदा से। और गोगुंदा से निकलने के बाद कौन सी झील में जाके गिरती है, गोगुंदा से निकलने के बाद ये राजस्थान की जो उदय सागर झील है उसमें जाके गिरती है। शायद यहाँ मैंने जल्दीबाजी में पिछली क्लास में जयसमंद बोल दिया था और लिख भी दिया था, तो आप इसको करेक्शन कर लेना। जयसमंद नहीं है, कौन सी है वो, उदय सागर। उदय सागर झील के बाद इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, बेड़च के नाम से। आयड नदी पे मदार बांध है, खारी नदी पे खारी और नारायण सागर बांध है, और जो अपने कोटारी नदी पे मेजा बांध है, और खारी नदी की जो सहायक नदी है मानसी उस पे कौन सा बांध है, अडवाण बांध भीलवाड़ा में बना हुआ है। उसके बाद अगर अपन देखते हैं मोरेल नदी पे दौसा में मोरेल बांध बना हुआ है, कालीसिल। उसके बाद में अपन ने और कौन सी देखी थी, बांडी, मासी और बांडी। बांडी के बाद मासी, मासी में एक कुशीखेड़ा, कुशीखेड़ा नदी मिलकर जोधप्रिया में जोधप्रिया मासी डैम बना हुआ है, वहाँ पे भगवान श्री देवनारायण का मंदिर भी है। और उसके बाद अपन ने जो देखी थी डाई, डाई के बाद में मानसी की सहायक नदी थी एक सहोदरा, जिससे ठोरडी डैम में क्या सप्लाई होती है, पानी की आपूर्ति होती है। ये अपन ने पिछली क्लास में देखा था। इसके अलावा जो मुख्य फैक्ट थे कि जो खारी नदी है इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है, और बेड़च नदी उसके
दाईं ओर से आने वाली सबसे सहायक नदी है। बनास नदी में जो आहड़ संस्कृति उसका गिलुंड, उसके बाद में जो बेड़च है आयड़ के उसके ऊपर आहड़, बालाथल और नगरी, ये सब आयड़ और बालाथल, आहड़ और बालाथल तो उदयपुर में है और नगरी जो है चित्तौड़गढ़ में है। बेड़च और अपनी जो गंभीरी नदी है, इन दोनों के संगम पे कौन सा दुर्ग बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। ये सब अपन ने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। आज जो अपन देखेंगे बंगाली खाड़ी में गिरने वाली दो नदियां, गंभीर और बाणगंगा, इन दोनों पे चर्चा करेंगे। उसके बाद बंगाली खाड़ी का जो अपवा तंत्र अपने खत्म हो जाएगा। तो अपन पहले देखेंगे गंभीर नदी। देखो, गंभीरी बेड़च की सहायक नदी है और गंभीर नदी कहाँ पे मिलती है? डायरेक्ट यूपी में, यमुना नदी में। इसका जो उद्गम है वो होता है नादोती की पहाड़ियाँ और ये पड़ती है सपोट्रा करौली में। सपोट्रा करौली, नादोती की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है? सपोट्रा करौली में। करौली में प्रवाहित होने के बाद करौली, गंगापुर सिटी, भरतपुर और धौलपुर। उसके बाद यमुना नदी में पर अपवा तंत्र है राजस्थान में, अपवा क्षेत्र, अपवा क्षेत्र। और इसका जो संगम है वो है मैनपुरी में, यमुना नदी में। राजस्थान की चंबल के अलावा दूसरी नदी है जो डायरेक्ट यमुना में मिलती है। यमुना में ले जाती है। ठीक है, राजस्थान की दूसरी नदी जो अपना जल सीधे किस में लेके जाती है? यमुना में लेके जाती है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो जो श्री महावीर जी है, करौली में, ये मंदिर इसी नदी के तट पर बसा हुआ है, गंभीर नदी के तट पर। ठीक है, इसके बाद अगर अपन देखते हैं तो यूपी में उत्तर प्रदेश में इससे उटंगन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं उसमें है अटा, माची, बरखेड़ा, भैंसावट, भद्रावती और एक है पार्वती। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो, गंभीर नदी का उद्गम कहां से होता है? नादोती की पहाड़ियां, सपोट्रा तहसील करौली से। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, गंभीर नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है? तो नादोती की पहाड़ियां, सपोट्रा तहसील करौली से। अपवा क्षेत्र में करौली, गंगापुर सिटी, भरतपुर और धौलपुर में प्रवाहित होने के बाद मैनपुरी यमुना में, मैनपुरी नामक स्थान पे यमुना नदी में मिल जाती है। उसके बाद राजस्थान की दूसरी नदी है जो अपना जल सीधे यमुना में लेके जाती है। फर्स्ट कौन सी है? तो चंबल। श्री महावीर जी करौली का मंदिर इसी नदी के तट पर बना हुआ है और उत्तर प्रदेश में इस नदी को उटंगन के नाम से भी जाना जाता है। उटंगन नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गंभीर नदी को।
गंभीर यमुना में मिलती है। दूसरी जो नदी है गंभीरी, वो बेडज की सहायक नदी है, जावद मध्य प्रदेश से निकलती है और चित्तौड़गढ़ में प्रवाहित होने के बाद किस नदी मिल जाती है? बेडज नदी में। जिन दो बेडज और गंभीरी नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। ये सब अपन ने पिछली क्लास में देख लिया था। इसकी जो सहायक नदियां हैं अटा, माची, बरखेड़ा, बेसावट और भद्रावती, और है पार्वती। पार्वती अपन ने एक और देखी थी, वो थी चंबल की सहायक नदी, जो सीहोर सेक्टर मध्य प्रदेश से निकलती है, करियाहट बारा में प्रवेश करती है और पालीघाट सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, आई होप इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो इस नदी है, इस नदी पर बने हुए बांध वो देख लेते हैं। देखो इस पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं। तो इस बना हुआ है पांचना बांध। इसकी जो 5 सहायक नदियां हैं उनके संगम पर, कौन कौन सी नदियों पे? तो अटा, मांची, बेसावट, भद्रावती और बरखेड़ा, इन नदियों पे कौन सा बांध बना हुआ है? 5वां बांध। ये कौन से जिले में है? तो करौली में। इसका जो सबसे बड़ा फैक्ट है, राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है ये, सबसे बड़ा मिट्टी से बना बांध। पिछली नदियों में अपन ने बिसलपुर देखा था, वो कंक्रीट से निर्मित बांध था, लेकिन ये मिट्टी से बना बांध है। ठीक है, इस बांध द्वारा अजान बांध, भरतपुर को जलापूर्ति की जाती है। इसकी जो सहायक नदी है पार्वती, उसको मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूं। पार्वती या पार्वती। ठीक है, इस नदी पर धौलपुर में पार्वती बांध बना हुआ है। देखो गंभीर नदी की सहायक नदियां हैं अटा, माची, बेसावट, भद्रावती और बरखेड़ा। इन 5 सहायक नदियों के संगम पर एक बांध बना हुआ है, पांचना बांध करौली में, जो राजस्थान का मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध है। और इसी बांध का सहयोग किसके सहयोग से बनाया हुआ है? तो ये जो बांध है इसमें जो सहयोग करता है वो है USA, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से बना हुआ है। और पार्वती नदी पे धौलपुर में पार्वती बांध बना हुआ है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो अपने नदी बची है वो है बाणगंगा नदी, और फिर अपना जो बंगाली खाड़ी का अपवा तंत्र है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाणगंगा नदी, इसका जो उद्गम है वो होता है बैराट की पहाड़ी। और ये कहाँ पे है? तो पहले जयपुर में पड़ती थी और नए जिले बनने के बाद ये अब पड़ती है कोटपुतली, बहरोड में। बैराट की पहाड़ियाँ, कोटपुतली, बहरोड। इसका जो अपवा क्षेत्र है वो है कोटपुतली, बहरोड, और यहाँ से प्रवाहित होने के बाद दौसा, दौसा के बाद कोटपुतली, बहरोड के बाद जयपुर ग्रामीण,
जयपुर ग्रामीण के बाद दौसा, और दौसा के बाद भरतपुर। पहले ये नदी यूपी तक जाती थी, लेकिन अब इसे रुंडित नदी का दर्जा 2012 से। क्यों? रुंडित नदी कौन सी नदी होती है? तो वे नदियां जो अपने संगम स्थल से पहले समाप्त हो जाती है। ऐसी नदियां जो अपने नदियों, पहले जैसे ये नदी यमुना नदी में मिलती थी, लेकिन अब क्या है कि पानी नहीं है, बारिश नहीं है, तो बारिश नहीं होने की वजह से ये नदी सूख चुकी है और ये नदी भरतपुर में जाके अपनी जमीन में, धरती में विलीन हो जाती है, और इसीलिए 2012 में इसको रुंडित नदी का दर्जा दिया गया है। वे नदियां जो संगम स्थल से पहले क्या कर लेती है? समाप्त हो जाती है। इसके जो उपनाम है, अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रुंडित नदी। और इसकी जो सहायक नदियां हैं, इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है गोमती नाला, सूरी, सवान और पलासन। ये इसकी क्या है? प्रमुख सहायक नदियां। इस नदी पर 2 बांध भी बनाए गए। उससे पहले अपन इस पे चर्चा करते हैं कि इस नदी को अर्जुन की गंगा क्यों कहते हैं। आप सबने महाभारत अच्छे से देख रखी होगी। जब कौरव और पांडवों को, कौरव द्वारा पांडवों को वो वनवास और अज्ञातवास दिया जाता है, तो अज्ञातवास में वो बैराट के राजा के पास आते हैं और वहां पे जो सब भेष बदल कर आते हैं। जब भेष बदल कर आते हैं तो कौरवों को पता चल जाता है कि ये सब विराटनगर में विराट के राजा के पास ऐसे ऐसे भेष बदल के रह रहे हैं। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं? गायों को लूटने के लिए आक्रमण कर देते हैं। और जब आक्रमण कर देते हैं तो वहाँ पे उस समय विराट का जो राजा था वो विराट में नहीं रहता, वो विराटनगर में नहीं होता। तो उसका जो बेटा था वो युद्ध करने के लिए जाता है, लेकिन अर्जुन एक क्षत्रिय था, और वहाँ पे अज्ञातवास में जाने से पहले उन्होंने अपने जो धनुष था, गांडीव, उस धनुष को एक पेड़ के पास छिपाया था और पेड़ से बोला था कि मैं जब भी इस धनुष को हाथ में लूंगा, इस गांडीव को हाथ में लूंगा, तो जो गंगा नदी के पवित्र जल से इसको धोकर और फिर इसका उपयोग करूंगा। लेकिन जब वो युद्ध करने के लिए जाता है, उसके पास धनुष नहीं होता, तो वापस उस पेड़ के पास जाता है और धनुष मांगता है, लेकिन उसकी जो वो प्रतिज्ञा थी वो पूरी नहीं होने के कारण धनुष उसके पास नहीं आता है। जैसे जैसे वो उसके पास हाथ बढ़ाता है, लेकिन धनुष उसके हाथ में नहीं आता है। फिर वो उसको बोलता है कि एक बार आप मेरे हाथ में तो हो। तो उस समय अर्जुन तीर चलाता है और तीर चला के नदी में, जमीन में तीर चलाता है, जिससे एक पानी की एक धारा उत्पन्न होती है, और उस धारा से उस गांडीव धनुष को धो के पवित्र करके और फिर युद्ध करने जाता है। इसलिए इस नदी को क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा। ये सब कहानी आपने हिस्ट्री में पढ़ ली होगी, और ये जो कहानी है वैसे सबने सुनी हुई होगी महाभारत की। अज्ञातवास के समय जब वो कौरवों को पता चलता है उस समय, और जब ये युद्ध करने जाता है तो जो गुरु द्रोणाचार्य हैं वो अर्जुन को पहचान लेते हैं, क्योंकि उन्हीं का शिष्य था। तो बाद में वो बोलते हैं ना, चटकी चौदस वाली कहानी आपने राजवीर सर से सुनी होगी। राजवीर सर सुनाते हैं जो चटकी चौदस वाली, तो वो कहानी भी इसी अर्जुन गंगा नदी के बारे में है, और यहीं पे जब वो अज्ञातवास में निकली थी तभी की वो कहानी है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन बाण गंगा नदी पर बने बांधों की चर्चा करेंगे। बाण गंगा नदी है, इस पर 2 बांध बने हुए हैं। एक तो बना हुआ है
रामगढ़ बांध। ये कहाँ पे है? तो जमवा रामगढ़ में, जयपुर ग्रामीण। ठीक है, जमवा रामगढ़ बांध, जमवा राम, इस बांध में, इस सेक्टर में क्या होती है? गुलाब की खेती, इसलिए जमवा रामगढ़ को ढूंढाड़ का क्या कहते हैं? ढूंढाड़ का पुष्कर बोलते हैं। और दूसरा जो बांध बना हुआ है इस पे, वो है अजान बांध। कहाँ पे है? भरतपुर में। इस बांध से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में जलापूर्ति होती है। और जब अजान बांध में जल कम पड़ता है तो कहाँ से इस बांध में जलापूर्ति कौन सा बांध से होती है? तो पांचना बांध से। जब अजान बांध में जल सूखता है तो इसमें जलापूर्ति किस बांध से होती है? पांचना बांध से। आई होप आपने जो आज की क्लास है जिसमें अपन ने गंभीर और बाणगंगा नदी पढ़ी है, इन दोनों पर विस्तार से चर्चा की है, आपको सारे फैक्ट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आप साथ के साथ तैयारी कर रहे होंगे। देखो अपने अपवाद तंत्र पढ़ रहे हैं तो एक महान दार्शनिक थे, उनका एक कथन था कि मनुष्य है उसको हमेशा नदियों की तरह ही होना चाहिए। जैसे नदियां हमेशा आगे की ओर बहती है, वापस पीछे मुड़ के नहीं आती है, वैसे ही मनुष्य को भी आगे की ओर ही देखना चाहिए। अपने पास्ट में जो हो गया उसको छोड़ के, पास्ट को भूल के, अब तक चलो आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की, कुछ भी जो भी चीज़ें थी सब शोगुन माप है, लेकिन अब आज को और ज़्यादा देरी ना नहीं करते हुए अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि नदियाँ कभी आगे बढ़ने के बाद पीछे मुड़ के नहीं आती। वैसे ही समय अगर एक बार निकल गया वो आपके पास दोबारा नहीं आएगा। और आप भी नदी की तरह बनो, जो निकल गया, जो छूट गया, जो पीछे रह गया उसको मत सोचो। अभी जो आपके पास है, अभी जो समय है उसका सदुपयोग करो, क्योंकि आप कभी घर पे जाके देखना, आपके जो मम्मी और पापा, अगर आप उनको थोड़ा सा भी ऐसा दोगे ना, उनको दिलासा दोगे कि पापा मेरा इसमें हो सकता है, मतलब सिलेक्शन होना नहीं होना बात की बात है, एक बार इतना बोल के देखना आप कि पापा मेरा फला फला वैकेंसी में सिलेक्शन हो सकता है। जैसे आप ये बात बोलोगे पेपर अच्छा हुआ है, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उनका फेस देखना, अगर वो आपका ये खबर सुन के इतने खुश होंगे, एक बार सोच के देखो जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा और जो फाइनल रिजल्ट आएगा उस लिस्ट में आपके रोल नंबर होंगे, जब फाइनल लिस्ट में आपके रोल नंबर होंगे, उन रोल नंबर को देख के आपके जो माँ और पापा है उनकी खुशी कितनी होगी। आप खुद के लिए नहीं कर सकते, कम से कम अपने मम्मी और पापा के लिए तो करो। दुनिया में दो इंसान ऐसे हैं जो आपके लिए आपसे ज़्यादा करते हैं। माँ ऐसी इकलौती इंसान है दुनिया में जो कभी खुद के लिए प्रार्थना नहीं करती भगवान से, हमेशा अपने लिए प्रार्थना करती है, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है, खुद के लिए कभी नहीं करती। और आपके ऊपर दुनिया का कोई भी इंसान विश्वास करे नहीं करे, आपके घर वाले ऐसे हैं, आपके पापा ऐसे हैं जो आप पर हमेशा विश्वास करते हैं, और उनका जो विश्वास है उसे आप कभी कम मत होने देना, क्योंकि पापा ने कैसे पाला है, कैसे क्या किया है, ये सब आप अच्छे से समझते हो। और अगर मेहनत करोगे, देखो मेहनत करते हैं तब बहुत से लोग हैं जो आते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं। देखो पहली बात तो कोई अगर अपना होगा, आपका अपना होगा, दोस्त होगा, कोई भी होगा, अगर वो सच में आपका अपना है तो वो आपकी स्टडी या प्रिपरेशन देख के वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपके माइंड को डाइवर्ट नहीं करेगा। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके अपने आप को सपोर्ट करेंगे, ना कि डाइवर्ट करेंगे। यदि कोई डाइवर्ट कर रहा है या आपका ध्यान भटका रहा है, ऐसा इंसान अगर आपकी लाइफ में है तो उसको आज ही बाय बोल दो कि भाई मेरे पास अब टाइम नहीं है, मैंने जो मेरी ज़िंदगी है उसका जो कीमती टाइम था वो मैंने खूब बर्बाद कर लिया, और अब जो आप सोच रहे हो अगर एक सेकंड भी आप बर्बाद कर रहे हो तो वो भी आपके लिए नुकसानदायी है, क्योंकि समय वापस नहीं आएगा। 2024 ख़त्म होने वाला है, 2025 है, टाइम निकलता जाएगा। घर वाले कब तक पढ़ाएंगे? जैसे आप मान लो 20 साल के हो गए, घर वाले कितने साल पढ़ा लेंगे? 3 साल, 4 साल, उसके बाद क्या करने हैं? और वैसे भी एक वैकेंसी राजस्थान में 3 साल चलती है। जैसे आज किसी का नोटिफिकेशन आ गया ना, तो उसका पेपर होने, रिजल्ट आने और फाइनल ज्वाइनिंग तक
2.5 से 3 साल लग जाते हैं। तो मतलब अगर आज की डेट में आपका पेपर हो और आप उस पेपर को क्लियर करने में सक्षम हो, तो आप सोचो 21 की 20 के बाद 23 की एज में ज्वाइन करोगे, क्या फ़ायदा। इस उम्र में अगर आज 2 साल लेट होते हो तो फिर 25, 26, 27 की एज में जॉब लगने का कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आप जॉब लगोगे ना तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा आपके मम्मी और पापा को। आप खुद के लिए मत सोचो खुद क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, कैसे पढ़ रहे हो, कैसे नहीं पढ़ रहे। लेकिन एक बार आप तो झूठे मन से बोल के पूछना पापा से, मम्मी से बोलना कि पापा ऐसे ऐसे पेपर अच्छा हुआ है, हो सकता है मेरा सिलेक्शन हो जाए। इतनी बात सुनने के बाद उनके जो पेश के रिएक्शन है वो देखना। लाइफ का जो सुकून है ना वो रिएक्शन ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए, मम्मी पापा के लिए मेहनत करो। हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। और हाँ, लास्ट क्लास में जो वो मेरे से गलती हो गई थी, या कुछ ही मानो भूलवश मैंने जयसमंद लिखवा दिया था, उस जयसमंद की जगह क्या करना है अपने को, उदय सागर। किस नदी में? बेड़च नदी में। आयड नदी उदय सागर झील में गिरने के बाद किस नाम से जानी जाती है? बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। मैंने कल शायद जयसमंद लिखवा दिया था, उसको आप सही कर लेना। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगेगी। और एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लेना, आपके लिए नहीं, अपने माँ पापा के लिए, कम से कम माँ और बाप जिन्होंने तुम्हें जन्म दे के इतना बड़ा किया है, पाला है, पोसा है, आपकी हर एक चीज़, आपको हर एक चीज़ जो आपको चाहिए सब कुछ ला के दिया है उन्होंने। ऐसा कोई कुछ नहीं है जो आप उनको बोलो और वो आपको नहीं दिलाए, चाहे वो खुद कैसे ही रहे, आपके लिए सब कुछ करते हैं वो। और आप बोलते हो ना मोटिवेट या पढ़ाई वढ़ाई, पढ़ाई मोटिवेशन से नहीं होती, डिसिप्लिन से होती है। खुद से पूछो कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ हूँ, किस सिचुएशन में हूँ, या अभी जो कर रहा हूँ इस सिचुएशन में मैं कब तक रह सकता हूँ। चलो आप अभी रह लोगे, अभी आप मज़े कर रहे हो, 20 के हो, 21 तक मज़े कर लोगे, 22 तक मज़े कर लोगे, 23 तक मज़े कर लोगे। उसके बाद क्या करेंगे? घर वाले शादी करवा देंगे। शादी करवाने के बाद बीवी आएगी, बच्चे होंगे। फिर जब आप उस सिचुएशन में, जब आप अपने खुद के कपड़ों के पैसे अपने पापा से मांग रहे हो, तो आपके बच्चे के पैसे भी, बच्चे के कपड़ों के पैसे भी किससे मांगोगे? पापा से। सोचो उस टाइम पे आप कैसा फील करोगे। इसलिए अपने घर वालों के लिए, अपने खुद के लिए, और सबसे ज़्यादा अपने जो प्रतिद्वंदी होते हैं, विपक्षी होते हैं, उनके लिए, क्योंकि कोई आपको सक्सेस होते हुए नहीं देखना चाहता सिवाय अपने माँ और पापा के। इसलिए मेहनत करो, दिल से करो, दिमाग से करो। बाकी हम तो आपके साथ है ही, जैसा जैसा आप बोलोगे वैसा वैसा कंटेंट आपको देते रहेंगे। और आई होप आप मेहनत स्टार्ट करोगे और अपने जो इस क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि और अच्छा कंटेंट आपके लिए उपलब्ध करवा सके। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।